प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल सर साइंस। आज हम लोग करना क्या है कि लुसेंट का टॉपिक वाइज हम लोग को देखते जाना है। लुसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वह क्वेश्चन ग्रुप डी से लेकर के क्लास 1 अफसर तक के लिए होगा और एक एक करके इसमें हम लोग को वर्णन करते जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटे। तो इसके लिए हम लोग चैप्टर वाइज उठाएंगे। जैसे ये लुसेंट में पहला हम उठा लेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान में पहले सेल के बारे में बतलाएंगे कि सेल क्या है। सेल का पूरा हम स्ट्रक्चर देंगे, सेल में कौन कौन सी रचनाएं हैं, और इसके बाद पूरा स्टडी के बाद तब फिर इसमें से क्वेश्चन निकाला जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये में कंसेप्ट हासिल होगा। और अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो अब कंसेप्ट बेस्ड पूछता है। जैसे हम उठाए माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या होगा, किसी जीव में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या बनावट होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और डिटेल जब पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो टोटल क्वेश्चन हल होगा। इसी तरह से हर एक चैप्टर को पहले कंसेप्ट वाइज देखते जाएंगे और कंसेप्ट लेने के बाद फिर क्वेश्चन बनाते जाएंगे। और जितना लुसेंट में दिया है टॉपिक में वो एक एक करके हम वर्णन करते चले जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कंसेप्ट जब बन जाएगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगी, याद रखना आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरा कि जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी, अब याद रखना है तो वहाँ ट्रिक भी जरूरी है, तो उस ट्रिक के बारे में बात हम लोग करेंगे। ट्रिक भी बतलाएंगे कैसे किसी टर्म को याद रखें। तो इस तरह से आपको लुसेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपको सब्जेक्टिव, और उससे फिर क्वेश्चन निकलेगा जो होगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इससे होगा कि ग्रुप डी से लेकर के जितना भी आप परीक्षा देंगे, दरोगा होगा, सिपाही, ये सचिवालय, ये रेलवे में टेक्नीशियन, लोको पायलट या एनटीपीसी, जितना भी एग्जाम होगा कहीं साइंस नहीं छूटेगा। तो इस तरह से अध्ययन करना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, और कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब क्वेश्चन क्या करता है, घुमाता है। जब कंसेप्ट रहेगा तो कितनों क्वेश्चन घुमा लेगा, आप उसे हल कर ही लेंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना आवश्यक होता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, एक टर्म लेंगे बायोलॉजी में साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी पहले देंगे, आप पूरी जानकारी के बाद वहाँ से भी क्वेश्चन दिखाएंगे। और जितना भी लुसेंट में क्वेश्चन है हम एक एक करके वर्णन करते जाएंगे। और साइंस में होता क्या है कि क्यों और कैसे की जानकारी आवश्यक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्यों कैसे का जो आंसर मिलेगा वही पूर्ण जानकारी है, वही पूरा नॉलेज है। दो चीज़ देखते हैं कि एक होता है नॉलेज और दूसरा इन्फॉर्मेशन। नॉलेज का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट की गहराई में जानना और कंसेप्ट हासिल करना। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है कि ऊपर ऊपर जान गए, वो कुछ दिन के लिए राहत दिमाग में और उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन भूलने के लिए बना है। 2 दिन याद रखेंगे, 4 दिन याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअली नॉलेज प्राप्त करेंगे वो नॉलेज कभी नहीं भूलता है। और वो बच्चा भी नॉलेज अगर ग्रहण किए हैं तो बुढ़ापा तक रह जाता है, कहीं भूलने की न चांसेज नहीं होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े, मैट्रिक में ही पढ़े और कंसेप्ट लेकर के पढ़े हैं, तो आज तक हम लोग नहीं भूले। यहाँ तक बतला दें कि संस्कृत में जितने रूप हैं, लकार हैं, आज भी याद है, जबकि छूट गया, बहुत दिन पहले छोड़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंसेप्चुअल अगर हम जानकारी रखेंगे तो हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ा देरी के लिए रहेगा, और गहराई से जो क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन न बनने की पूरी गारंटी होगी। क्वेश्चन तभी बनेगा जब पूरा हम उस पर पकड़ रखेंगे और कंसेप्ट रखेंगे। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन होगा
उसको हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? तो साइटोलॉजी यानी बायोलॉजी से शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी पहले क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद सेल क्या होता है, सेल में कौन कौन सी रचना है और क्या फंक्शन है। अब देखिए, आई थिंक हाँ, यहाँ देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन निकालना होगा, ये लिखना होगा हमको। कैसे लिखाएगा इसमें? कलम सिलेक्ट है, पेन, अच्छा देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइटोलॉजी के बारे में। अब साइटोलॉजी जाने के पहले थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद हम सेल में आएंगे। तो देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और यह है बायोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। किसके बारे में स्टडी करना? तो जीवन के बारे में अध्ययन करना। तो जीवों के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वो होता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी टर्म जो दिया गया, बायोलॉजी टर्म, यह बायोलॉजी टर्म लैमार्क ने दिया था, लैमार्क। और इनके साथ ट्रिवेनस भी थे, लेकिन मेन योगदान जो है वो किनका है? लैमार्क का। और बायोलॉजी का विस्तृत अध्ययन, डिटेल में अध्ययन किए थे अरिस्टोटल। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल माने होता है अरस्तु। अरिस्टोटल यानी अरस्तु। तो अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी क्या है, तो कहीं बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी जो टर्म दिया गया वो लैमार्क, इनके साथ ट्रिवेनस थे, लेकिन मेन उपलब्धि लैमार्क की है, इसलिए मेन हम यहाँ लैमार्क लिखे हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी का पूरा डिटेल का ही अध्ययन अरस्तु द्वारा किया गया था, अरिस्टोटल द्वारा किया गया था। और अब बायोलॉजी में मेन जो टॉपिक होगा वो है सेल। और सेल के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे वो है साइटोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको हम लोग तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो अर्थ निकालेंगे वो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। और छोटा छोटा पार्ट में, हालांकि बायोलॉजी में बड़ा बड़ा आपको वर्ड मिलेगा, लेकिन छोटे पार्ट में तोड़ेंगे ताकि आसानी से हमें याद हो जाए। अब यहीं पर देखिए कि साइटोलॉजी, साइटोस का मतलब होता है सेल, साइटोस का मतलब होता है सेल। और लोगस, कहीं भी टर्म लग गया लोगस, तो लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। लोगस माने टू स्टडी। किसके बारे में अध्ययन करना है? तो सेल के बारे में अध्ययन करना है। तो सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? साइटोलॉजी। यहां तक क्लियर हो गया? अब साइटोलॉजी में हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल क्या है? सबसे बड़ी सेल कोशिका, यानी सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। इसके बारे में हम फिर एक एक करके देखते जाएंगे, जो क्वेश्चन भी आगे आसानी से बनेगा। अब देखते हैं
सेल। सेल का मतलब कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल के बारे में पहले पूछा कि सेल के बारे में किसने बतलाया, तो सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बतलाया था 1665 ईस्वी में। तो सेल के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बतलाया। अब कहेगा ना कि सेल के बारे में किसने बतलाया, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन इन्होंने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। पूछेगा कि रॉबर्ट हुक किस प्रकार के सेल का अध्ययन किए, सजीव कोशिका, निर्जीव कोशिका, तो क्या निर्जीव कोशिका किस प्रकार से की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने, एक लाइन हम बतला दें कि इन्होंने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। निर्जीव माने नॉन लिविंग, निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। इन्होंने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। अब यह जानना है कि सेल एक्चुअली होता क्या है। सेल के बारे में किसने बतलाया, तो रॉबर्ट हुक। सजीव कोशिका का अध्ययन किया कि निर्जीव का, तो हम कहेंगे निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। लेकिन अब सेल है क्या, सेल को हिंदी में क्या कहे, कोशिका। सेल है क्या, इसके बारे में जान लें। देखिए, जैसे मकान बनता है ईंट से, तो अगर हम ये कहें कि मकान की इकाई क्या है, तो कहना होगा कि मकान की इकाई ईंट है। क्या बहुत सारी ईंट को जोड़ते हैं तो मकान बनता है। उसी तरह से हमारा बॉडी भी एक छोटा पार्ट से बना होगा, और वो छोटा पार्ट जो है वह सेल कहलाता है। जैसे मकान का जो छोटा पार्ट है ईंट है, उसी प्रकार से शरीर का जो छोटा पार्ट है वो क्या होता है, सेल होता है। तो सेल के बारे में कहेंगे कि सेल जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका मतलब समझिएगा, एक एक टर्म से, एक एक वर्ड से क्वेश्चन आपको निकलेगा, और एक एक करके हम अगर वर्णन करते हैं तो कंसेप्ट बन जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक, कार्यात्मक को क्रियात्मक भी लिख सकते हैं। तो ये दो टर्म हम लोग को आया, रचनात्मक और क्रियात्मक। रचनात्मक का मतलब होता है कि जान लीजिए कि सेल अगर न रहे तो शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो शरीर के निर्माण के लिए सेल का होना आवश्यक है, इसलिए सेल को हम कहेंगे रचनात्मक। माने सेल पूरे बॉडी के रचना में मदद करता है, इसलिए कहलाएगा रचनात्मक। और शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, ये श्वसन का काम कर रहे हैं, तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया सेल में संपन्न होती है, कोशिका में संपन्न होता है। तो शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है कोशिका के अंदर हो रही है, इसलिए इसको कहा गया कार्यात्मक। कार्यात्मक या क्रियात्मक एक चीज है, इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। कार्यात्मक को लिखा जाता है इंग्लिश में फंक्शनल यूनिट। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। माने जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। इतनी चीज की हम जानकारी लिए। तो सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बतलाया, और रॉबर्ट हुक किस प्रकार से सेल को देखा, इसके बारे में आप जान लें। इन्होंने क्या किया था कि कॉर्क सेल को काटे। कॉर्क एक वृक्ष का से प्राप्त पार्ट है, और वो वृक्ष क्वार्कस सबर, जिसको आप ओक कहते हैं। तो कॉर्क की प्राप्ति किया जाता है ओक से या क्वार्कस सबर से। कॉर्क की प्राप्ति
एक वृक्ष है जिसका नाम है क्वारकस सबर, क्वारकस सबर, जिसको ओक कहते हैं। तो कॉर्क की प्राप्ति क्वारकस सबर, दूसरा नाम क्या है ओक, क्वारकस सबर नामक वृक्ष से होता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉर्क की प्राप्ति होती है, चार वो चॉइस दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वारकस, कहीं कहीं दे देता है इसे क्वारकस ही, लेकिन पूरा नाम है इसका क्वारकस सबर, और ऐसे इसका कॉमन नेम ओक है। तो ओक से प्राप्त किया गया कॉर्क। कॉर्क निर्जीव होता है, और इसी कॉर्क को काट करके इन्होंने देखा तो इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ता जैसा रचना देखा इस तरह का, और एक टर्म को कहा गया, एक जो कंपार्टमेंट टाइप का जो है उसका नाम सेलुला, और सेलुला से हो गया सेल। इस प्रकार से सेल का खोज हुआ। लेकिन ये निर्जीव कोशिका का देख रहे थे, लेकिन सजीव कोशिका का अध्ययन, सजीव कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने जीवाणु का भी खोज किया, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो अगर पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किनको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। या कहेगा कि सजीव कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो सजीव कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया। लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। सजीव कोशिका का अध्ययन किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया। निर्जीव कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। ये दोनों टर्म को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब यह है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, पूछते रहता है। तो सबसे बड़ी कोशिका देखिए, अगर हम डायमीटर में देखते हैं, व्यास में, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग, इसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम लेंथ में देखें, जैसे हम लोग का बॉडी में सबसे लंबी कोशिका आपका न्यूरॉन है, तो सबसे लंबी कोशिका अगर लंबाई में कहा जाए तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जो तंत्रिका कोशिका कहते हैं हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर लिया जाए डायमीटर में, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका देख लिए और सबसे छोटी कोशिका देख लीजिए। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। इसी का एक और नाम पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा, या एक और नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पूछेगा ना कि पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है, एक क्वेश्चन पहला। दूसरा पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट आवश्यक है हम लोग को। और पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है, प्लीरो निमोनिया, पी से शुरू होता है निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या हुआ? प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया पी से शुरू होता है, पी साइलेंट रहता है। तो अब हम देखें क्या सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, इसके बारे में हम जानकारी लिए, और कोशिका क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी ले चुके। अब कोशिका के आधार पर अगर देखा जाए तो जीव को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका बॉडी एक ही कोशिका का बना है, उसको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। और कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शरीर कई कोशिकाओं के मिलने से बना है, तो उसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कोशिका की संख्या के आधार पर देखें तो जीव को हम कितने पार्ट में बांट दिए? दो पार्ट। कौन कौन? तो कौन कौन का है? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आता है जीव, और बहुकोशिकीय में कौन कौन जीव आता है। इसके बाद सेल थ्योरी की बात करेंगे। तो अगला जो क्लास में होगा वो आएगा सेल के आधार पर जीवों के प्रकार। ध्यान रखेंगे, सेल के आधार पर जीवों के प्रकार लिखेंगे, और फिर हम मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद, थैंक यू।